गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस किया। आज हम टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई, ये हम क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि जीएसटी जब लगता है तो एक तो वैल्यू का पता होना चाहिए, साथ ही साथ उनमें टाइम किस जगह प्लेस का कि किस जगह पर लगेगी, या तो भेजने वाले के उस पर सप्लायर पे लगेगी या रेसिपिएंट के समय पे लगेगी। तो ये हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई कि कब सप्लाई पर, कौन सी सप्लाई पर और कब कौन सा समय होता है जिस पर हम जीएसटी को हमारी क्रिएट हो जाती है। यानी ऐसे कौन से समय में हम जीएसटी को ये कहेंगे कि अब तुम्हें कर देना है, आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर को कर देना है, जीएसटी के खाते में जीएसटी को लगाना है उस पर। तो टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम का कभी कभी क्या होता है कि एक एक्यूरेट टाइम में जब उसके गवर्नमेंट के खाते में जमा होनी चाहिए ऐसे टाइम पर नहीं होती है। तो क्या होता है, जब अगर उन्हें पेनाल्टी लगानी होगी या कोई इंटरेस्ट लगाना होगा तो गवर्नमेंट किस बिहाफ पे लगाएगी। तो ऐसे ही टाइम ऑफ सप्लाई का इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अब हम टाइम को कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम सेट करें कि ये टाइम है, अगर इस टाइम में नहीं दिया तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, पेनाल्टी लगाती है या इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ऐसे केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई को मोस्टली जो एक फंडामेंटल जो एक कहा जाएगा कि रूल है वो ये है कि जिस समय सप्लाई करी है उसके अगले महीने के 20वें दिन में आपके जो जीएसटी है वो इनकर हो जाती है। ठीक है, 20वीं तारीख जो भी होती है, 20th डेट जो होगी वो उस डेट में नेक्स्ट मंथ के, जैसे मान लीजिए इस मंथ में आपने सप्लाई करी किसी भी डेट में, यानी 12 तारीख को करी सपोज, तो 12 तारीख से लेकर के अगले महीने की जो 20वीं 20th डेट होगी उस डेट में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी जीएसटी का कर उससे पहले पहले आपको दे देना है। ठीक है, लेकिन अगर कभी इसके भी कंडीशंस हैं, क्योंकि बहुत सारा होता है कि फॉरवर्ड चार्जेस क्या है, इंटरेस्ट मिला है तो क्या है, या गुड्स एंड सर्विसेज में अलग अलग रूल्स है। क्योंकि सर्विसेज मोस्टली क्या होती है, इनविजिबल होती है, और साथ ही साथ इनविजिबल के साथ साथ उसका टाइम भी अलग होता है। तो गुड्स में तो एक फिजिकल फॉर्म में है, जब पहुंचा और आपने उसको ले लिया, लेकिन जो सर्विसेज होती है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। इसलिए दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं टाइम डिसाइड करने के लिए कि कब जीएसटी इनकर हो जाएगी उनके ऊपर। तो हम यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई को देखने के लिए दो कंडीशंस में, यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं गुड्स की सप्लाई हो रही है या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। ठीक है, उन दोनों के रूल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इसलिए अलग अलग उन दोनों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ कंडीशंस कौन सी है, वो आरसीएम के अंदर आ रहा है, फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर आ रहा है, या इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम के अंदर आ रहा है। तो हमने उसको कैटेगरीज में बांट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सी रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम ऑफ सप्लाई को, मेन जो चीज होती है टाइम ऑफ सप्लाई की, तीन ही चीजें होती है। डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द गुड्स यानी कि गुड्स का, और सप्लाई का वो जो आपका इनवॉइस सप्लाई हुई है, इन दोनों में से क्या चीज पहले हुई है, ये चीजें हम सबसे पहले देखते हैं। तो हर चीज में ये जो दो चीजें हैं ये चीजें तो एप्लीकेबल होंगी। इसके साथ साथ वन मोर इज डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो यानी ये तीन चीजों को हर कोई भी हम गुड्स से, वेदर इट इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इन तीनों में से और कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन मतलब कि फॉरवर्ड चार्जेस के संबंध में हो या आरसीएम के संबंध में हो, हम ये तीन चीजें जरूर देखते हैं। क्या तीन चीजें? इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फर्स्ट, दूसरा और इश्यूएंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर हमने गुड्स करी तो गुड्स, सर्विसेज है तो सर्विसेज। ठीक है, और थर्ड है कि मोड ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम हमेशा देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को कंसीडर करते समय। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो टाइम ऑफ सप्लाई में जीएसटी के अंदर तो सेक्शन, अगर टैक्स ऑन गुड्स अगर देखा जाए और टैक्स ऑफ सर्विसेज, इन दोनों को अलग अलग डिसाइड किया गया है। यहाँ पे सेक्शन, अगर गुड्स की बात की जाए तो ये सेक्शन 12 में है और ये
सेक्शन 13 में इसके रूल्स सारे दिए गए हैं कि हम टाइम को कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ हमने इसको दोनों को लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस जारी होती है। हमने क्या बताया था कि क्या शॉर्ट में मैं लिखूं क्या, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्जेस। ठीक है, इसमें दो चीजें आ जाएंगी, टीओएस ऑफ गुड्स और टीओएस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, टीओएस ऑफ गुड्स एंड टीओएस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसको भी हम अलग अलग करेंगे। गुड एंड टाइम ऑफ सप्लाई in case of वाउचर। ठीक है, जब हम वाउचर इशू करते हैं, जैसे बिग बाजार में जाते हो आप, मॉल्स वगैरह में जाते हो तो कूपन्स और वाउचर इशू होते हैं, तो उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होगी वो हम डिस्कस करेंगे। फिर है आपका टाइम ऑफ सप्लाई then rate of tax in respect of supply change, then change in rate of tax in respect of supply of goods and services। ठीक है, इन सभी कंडीशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फॉरवर्ड चार्ज के समय का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स को हम कैसे सब करेंगे, कब हम देखेंगे जीएसटी हमारा कब लग रहा है, कौन सा टाइम होगा जिस पर हम जीएसटी को मान के चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टाइम ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई गुड्स का मतलब क्या है, फिजिकल फॉर्म में गुड्स अगर जा रहा है कोई इश्यू, तो हम तीन चीजें वही आ गई, तीन चीजें डिस्कस करते हैं गुड्स के संबंध में, और वो कौन सी है, इश्यूएंस ऑफ बिल। ठीक है, दूसरा है इश्यूएंस ऑफ यहाँ पे इश्यूएंस ऑफ बिल और लिखिएगा या तो ये बिल डेट जो जिस डेट में बिल इशू हुआ है, या आपका दैट डेट on which the bill issuance was necessary under section 31। ठीक है, अंडर सेक्शन 31 क्या चीज है, अंडर सेक्शन 31 के बारे में भी पता होना चाहिए। वो कहते हैं यहाँ पर दो जगह इसी चीज क्या है, इश्यूएंस की जगह आप याद कीजिए आपका पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हो गई, एक ये, ठीक है।
यहाँ पर क्या तीन कंडीशन देखते हैं, इश्यूएंस ऑफ बिल, किस डेट में बिल का हमारा इशू किया गया है, बिल कब जारी किया गया है, इशू किया गया है। दूसरी चीज एक अंडर सेक्शन 31 को अभी बताऊंगी, अंडर सेक्शन 31 क्या है। अंडर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो इस डेट में बिल इशू किया गया है, यह है ना, वो कंपलसरी है जिस डेट में इशू करना। और तीसरा है पेमेंट रिसीव, या तो बिल इशू नहीं किया गया, पेमेंट पहले दे दिया गया है, ठीक है। तो यानी इन तीनों डेट में से जो डेट अर्लियर होगी, जो डेट सबसे पहले होगी, वो डेट का ये माना जाएगा कि वहां पर ही जीएसटी इनकर कर हो जाएगा। अंडरस्टूड? यानी कि अगर बिल की डेट 17 मार्च है सपोज, ठीक है, इसकी इन दोनों में से एक ही चीज हो जाएगी, या और पेमेंट जो है वो हमारा 20 मार्च को दिया गया है, तो हमारी जीएसटी का भी इनकर हो जाएगी 17 मार्च को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये चीज, इन तीनों में से जो चीज हमारी सबसे पहले होगी, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, is considered as the time of supply, ठीक है। तो यहाँ हम अगर बात करते हैं यहाँ पर ये जो 31 है, सेक्शन 31, ये सेक्शन 31 उन चीजों के लिए है, उस वाले गुड्स के लिए दो जगह, एक तो मूवेबल गुड्स और जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनके ऊपर ये लगती है सेक्शन 31। और सेक्शन 31 ये कहता है कि दो चीजें हमारी काउंट होगी, आपने गुड्स, मूवेबल गुड्स की सप्लाई हो रही है या इमूवेबल गुड्स की सप्लाई हो रही है। अगर हमारी मूवेबल गुड्स की सप्लाई हो रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि जहां पर टाइम ऑफ सप्लाई में रिमूवल ऑफ गुड्स हो गया है, यहाँ पे गुड्स को हमने रिमूव कर दिया है यानी चला गया है, वो गुड्स में वो वाली डेट कंसीडर होगी। समझ में आया? बिल इशू करने की या रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स को बिल तो नहीं इशू किया है लेकिन गुड्स को रिमूव कर दिया गया है, उस डेट के अंदर अंदर आपकी, यानी रिमूवल ऑफ गुड्स अभी आप पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स को आपने अपनी दुकान से चढ़ा दिया है, और तो उससे पहले उस सेक्शन जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रूल है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिमूवल ऑफ गुड्स कर रहा है तो उसे सबसे पहले बिल जारी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 31 का क्या हो गया कि अगर मूवेबल गुड्स है तो हमारी मूवमेंट ऑफ गुड्स में रिमूवल ऑफ गुड्स की डेट इशू की जाएगी, या तो वो डेट या पेमेंट रिसीव डेट या बिल इशू करने की, इन तीनों में से जो अर्लियर होगी वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई में कंसीडर की जाएगी, ठीक है। दूसरा है अगर आपकी नॉन मूवेबल गुड्स है, यानी कि अगर नॉन मूवेबल गुड्स है तो उस कंडीशन में जब जिस डेट में रेसिपिएंट ने वो गुड्स पाया है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए सपोज कोई जमीन बेच रहा है अपनी, ठीक है, और जमीन नॉन मूवेबल हो गई, उस डेट में जिस डेट में ट्रांसफर हुई है रेसिपिएंट को, यानी जिस डेट में रेसिपिएंट ने उस गुड्स को पाया है, तो वो डेट जो है रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी कि वो डेट मानी जाएगी कि इशू ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या मतलब हुआ कि इशुएंस ऑफ बिल हम देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि सेक्शन 31 के रूल कहाँ एप्लीकेबल हो रहे हैं। तीसरा हम ये देखते हैं कि पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। इन तीनों में से whichever is earlier is considered as the time of supply। ओके, ये कंडीशन हो गई कि जब हमारी फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म लगता है अंडर द और टीओएस ऑफ द गुड्स होता है, यानी कि यहाँ पर हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, या हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, टीओएस मतलब सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा रूल्स एप्लीकेबल करेंगे। टीओएस ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, हम ये देखते हैं कि विदिन दो चीजों में बांट लेते हैं। हम यहाँ पे बिल को ये देखते हैं कि सेवा कब प्राप्त हुई है। अगर सेवा जो है, जो भी सर्विसेज दी गई है, जो बिल सर्विसेज को देने से पहले 30 दिन के अंदर, यानी कि जो भी हमने इश्यू करा है बिल, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी को पे कर देना चाहिए। समझ में आया? तो ये लिखा है कि अगर हम ये जो सर्विसेज हैं उनके सारे रूल्स को एप्लीकेबल कर रहे हैं, यानी कि सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं अंडर जीएसटी, तो वो ही कहते हैं कि हम या तो इश्यूएंस ऑफ बिल या तो पेमेंट ऑफ बिल, यहाँ पर पेमेंट
ऑफ सर्विसेज। इन दोनों में से ये तब है जब हम 30 दिन के अंदर बिल इशू कर देते हैं। ये है कि सर्विसेज अगर हमने 30 दिन के अंदर बिल इशू कर दिया सर्विसेज के अंदर, मतलब जब हमने सर्विसेज दी है किसी को और उसके 30 दिन के अंदर हमने बिल इशू कर दिया है, तो हम ये दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बिल का भी इशू किया गया है और पेमेंट कब किया है। कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट हमने ओयो से होटल बुक कराया, हमने पेमेंट पहले दे दिया, होता है कि नहीं होता, और बिल हम जब जाते हैं तब हमें मिलता है, ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, यानी कि उसी समय ही देते हैं, जब जाते हैं तब हम देते। तो हम ये गवर्नमेंट ये कहती है जीएसटी तब लागू होगा इन दोनों में से जो अर्लियर हो, है ना। यहाँ पर इश्यूएंस ऑफ बिल और पेमेंट ऑफ सर्विसेज, ये कब तक कंडीशन है, जब विद इन 30 डेज के भीतर जो है बिल इशू कर दिया गया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब 30 डेज के अंदर बिल इशू नहीं किया जाता है, उस केस में हम ये क्या देखते हैं कि जो भी सर्विसेज कंप्लीशन ऑफ, थर्ड वन इज कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, ये देखा जाएगा कि सर्विसेज कब कंप्लीट हुई है, या आपकी यहाँ पर बिल को इशू ही नहीं किया गया, 30 बिल तो 30 दिन के अंदर इशू ही नहीं हुआ है। जब 30 दिन के अंदर कोई बिल इशू नहीं होता है, उस केस में हम ये देखते हैं पेमेंट ऑफ सर्विसेज क्या हुई है और कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज क्या है। इन दोनों में से कौन सा whichever is earlier, that will be considered as the time of supply। सब समझ में आया। यानी कि हम गुड्स के सप्लाई करते समय हम क्या देखते हैं कि अंडर सेक्शन 31 देखते हैं, इनवॉइस की डेट देखते हैं एंड पेमेंट की डेट देखते हैं। लेकिन अगर सर्विसेज की हम पीओएस देखना चाहें, टाइम ऑफ सप्लाई देखना चाहें, तो उस समय हम ये कंसीडर करते हैं कि वो 30 दिन के भीतर बिल जारी कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है सेवा देने के बाद, और अगर 30 दिन के भीतर नहीं जारी किया जाता है तब हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। अंडरस्टूड। और ये कब कंडीशन होगी, फॉरवर्ड चार्जेस के समय में, यानी कि एक जनरल वे में जब सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जीएसटी जो होती है टीओएस अंडर आरसीएम, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम मैंने बताया था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उससे सप्लाई नहीं होती है, बल्कि अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है, तो उस समय जो जीएसटी होती है वो किसके ऊपर लगती है, रेसिपिएंट के ऊपर। वैसे जीएसटी क्या होती है, सप्लायर के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन आरसीएम के केस में ये होता है कि रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो जीएसटी है वो कौन पे करेगा, वो रेसिपिएंट पे करेगा। वो कंडीशन हमारी आरसीएम कहलाती है। तो उस कंडीशन में यानी कि पीओएस यानी टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम के समय में, आरसीएम का मतलब क्या है कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस कंडीशन में हम टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे देखेंगे। तो इसमें भी हम इसमें तीन कंडीशन देखते हैं, रेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द, अच्छा इसमें भी दो चीजें आ जाती है, मैंने बताया था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रेसिपिएंट रिसीविंग द गुड्स, सॉरी इसमें क्योंकि आरसीएम में क्या हो रहा है, क्योंकि रेसिपिएंट पे कर रहा है इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा। ठीक है, जो भी डेट अर्लियर होगी इन तीनों में से जो सबसे पहले डेट होगी वो क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। यानी डेट ऑफ रिसीविंग द गुड्स, जब रेसिपिएंट ने गुड्स को रिसीव कर लिया उस समय, या डेट ऑफ अकाउंट बुक ऑन व्हिच इट वाज रिकॉर्डेड, जब खाते में इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, है ना, या खाते में रिकॉर्ड न करे तो अगर खाते में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो बैंक के अकाउंट के साथ उसका डेबिट हो गया है ना, उसने पे किया होगा ना रेसिपिएंट ने, तो रेसिपिएंट ने जब पैसे पे किए हैं उस वो वाली डेट,
बैंक कब डेबिट हो गया उसका, है ना, बैंक का अकाउंट कब डेबिट हो गया वो डेट, या फिर डेट जस्ट आफ्टर, इन दोनों में से कोई भी काम नहीं, ना पेमेंट दिया गया है ना ही आपका रिसीविंग कोर्स हुई है ना, इसमें से अगर ये पहले कर दिया गया है कि इसका जो इनवॉइस है वो 30 डेज आफ्टर 30 डेज ऑफ द इशुएंस बिल, जब इनवॉइस इशू की गई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर की जो डेट हो रही होगी, ठीक है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द बिल जस्ट आफ्टर द 30 डेज, इसमें से जो अर्लियर हो रहा होगा वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान करके जीएसटी लेवी कर दी जाएगी। अंडरस्टूड? ये आपका था आरसीएम के केस में, और वो भी आरसीएम के केस में क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में हम क्या देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, इसमें हम देखते हैं डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ पर हम डेट ऑफ अकाउंट बुक, जो रिकॉर्डिंग बुक्स है और ऑन विच इट वाज रिकॉर्डेड और द डेबिटेड द बैंक अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज देखेंगे, या हम देखेंगे यहाँ पर 30 डेज की जगह 60 डेज, सर्विसेज में डबल दिन का टाइमिंग्स लेते हैं, तो यहाँ पर या तो हम देखेंगे ये, या हम देखेंगे डेट जस्ट आफ्टर 60 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ द इनवॉइस, ठीक है। इन दोनों में से whichever is earlier is considered as the time of supply, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करें तो आप पूरे ऐसे कंडीशंस लिखेंगे उसकी 1 बाय 1, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, और उसके बाद इसके रूल्स भी लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए जैसे आपने ये लिखा टाइम ऑफ सप्लाई इन आरसीएम इन केस ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे whichever is earlier, फिर वो कंडीशंस लिखेंगे which condition occurred is earlier, and then इन दो कंडीशंस में से लिख देंगे ये कंडीशन या ये कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको दिखाएंगे। तो आपने पढ़ा कि टीएस अंडर आरसीएम, हमने पहले क्या पढ़ा था, फॉरवर्ड चार्जेस के या जनरल केस में, ठीक है। दूसरा केस हमने ये पढ़ा कि टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम, और किसकी सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स की अलग है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है, ठीक है। अब हमने इसके बाद कौन सा वाला दिखाया था, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, इशुएंस ऑफ वाउचर, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर, जब वाउचर इशू करते हैं, कूपन है, वाउचर है ना, उस केस में कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, तो दो कंडीशंस हैं। अगर हमारी सप्लाई रिकॉग्निशन हो रही है, यानी सप्लाई का रिकॉग्निशन में सप्लाई रिकॉग्नाइज हो रही है कि जिस जगह से वाउचर हो रहे हमें इशू करे जा रहे हैं वही चीज वहां पर मिलेगी और कोई केस नहीं मिलेगा, यानी दो कंडीशंस हैं, एक तो ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द जो सप्लाई, और एक दूसरी कंडीशंस क्या है कि एट द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द सप्लाई। अब रिकॉग्निशन और नॉन रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, रिकॉग्निशन का मतलब ये है, नॉन रिकॉग्निशन और रिकॉग्निशन का, कि अब जब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आपको ये पता है कि ये जो वाउचर मिल रहे हैं, सपोज आपने वैन हुसैन की उस पे गए, वैन हुसैन ने कहा, उन्होंने कहा कि ये हम वाउचर आपको देते हैं, इसको रिडीम कर लीजिएगा, है ना। तो आपको ये पता है कि अगर हम वैन हुसैन में जाते हैं या हम रेड टेप में जाते हैं तो हमें सिर्फ रेड टेप की ही चीज मिलेगी और कोई चीज नहीं मिलेगी। तो अगर हमें रिकॉग्निशन ऑफ द सप्लाई है, दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ द सप्लाई। तो ये जो रिकॉग्निशन ऑफ सप्लाई है ये उसी समय ही मान लिया जाता है कि हमारा रिडीम्ड हो गया जब हमें वाउचर मिले। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आप आज गए रेड टेप के शोरूम में और रेड टेप वाले ने आपने कुछ खरीदा और उन्होंने वाउचर दिए आपको और आपसे कहा कि ये आपको वाउचर 500 रुपीज के दिए जाते हैं, तो आपको पता है कि अगर हम नेक्स्ट टाइम हो और जो भी टाइम हो, मान लो उन्होंने कहा विदिन 2 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स आप इसको रिडीम कर सकते हैं,
तो आपको पता है कि रेड टेप का ही हमें सामान लेना है, हमें क्लोथिंग ही मिलेगी और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यानी अब ऐसे समय में जब रिकॉग्निशन ऑफ सप्लाई है तो उस समय टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जब उसने आपको वाउचर दिए हैं, जब रेड टेप ने आपको वाउचर दिए जिस डेट में, मान लीजिए आज के डेट में गए तो आज ही की आपकी जीएसटी मतलब जो सप्लायर है, सप्लायर कौन है, शॉपकीपर, ठीक है, तो उसकी जीएसटी उसी समय ही इनकर हो जाएगी। समझ में आया। दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सप्लाई। नॉन रिकॉग्निशन क्या हुआ कि जब आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं मतलब शॉपकीपर को नहीं पता कि जो हम दे रहे हैं सप्लायर को कि ये क्या क्या चीज खरीदेगा। सपोज बिग बाजार में क्या है, मल्टी चीजें हैं, वहां पे आपको कोई वाउचर मिलता है कि आप ये 100 रुपीज का वाउचर मिल रहा है, 200 500 जो भी है, जो वाउचर मिला आपको, उसमें उसको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति क्या चीज खरीदेगा, ये आपकी ग्रोसरी खरीदेगा बिग बाजार में, या आपकी क्लोथ खरीदेगा, या आपका यूटेंसिल्स खरीदेगा, कुछ नहीं पता उसे। तो ऐसे समय में जब वो व्यक्ति मतलब यानी कि जो जिसको वाउचर मिला है, जो क्लाइंट है, कस्टमर है, जब वो उस चीज को खरीदेगा तब वो वाउचर, तब जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई उस समय होगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर। समझ में आया। तो इसमें हम दो कंडीशंस देखते हैं, एक तो है एट रिकॉग्निशन ऑफ सप्लाई और एट नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सप्लाई। नॉन रिकॉग्निशन में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ redemption by the customer। ठीक है, जब कस्टमर उसको खरीदेगा, लेके जाएगा कि ये वाउचर आया, आपने हमें उस डेट में दिया था, अब हमारा इसको डिस्काउंट दे दीजिए हमें, या हमें ये वाउचर रिडीम कर दीजिए, तो उस केस में होगा। लेकिन रिकॉग्निशन के समय क्या होगा, एट द टाइम ऑफ गिविंग वाउचर। जब वाउचर जिस डेट में दिए जा रहे हैं उसी डेट में टाइम ऑफ सप्लाई को मान लिया जाएगा। अंडरस्टूड। ये तो था आपका टीओएस इन केस ऑफ वाउचर। तीसरी चौथी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सेप्ट, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम कब टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, टीओएस यानी टाइम ऑफ सप्लाई कब हम मानेंगे, ऑन द वैल्यू एडिशन। जब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि जिस मूल्य में हमने किसी चीज को बेचा है उसके मूल्य में वृद्धि होना, उसका वैल्यू ऐड होना, ठीक है। वो वैल्यू किस कारण से होगी, या तो इंटरेस्ट लग रहा होगा, या लेट फीस के बहाने ले रहा होगा, या पेनाल्टी उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी होगी, किसी ना किसी कारण से अगर उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है तब हम ये मानेंगे क्या, तब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू एडिशन है वो हमारी मतलब वैल्यू एडिशन किस कारण से हो रही है। तो हम सबसे सीधा सा फंडा है कि जिस कंडीशन में मतलब जब हमें पेमेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन द पेमेंट ऑफ वैल्यू एडेड सप्लाई, यानी कि जब वैल्यू एडेड सप्लाई का पेमेंट हो जाएगा उस समय हम ये मानेंगे कि ये हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है। सपोज एक एग्जांपल दिया मैंने कि बीएसएनएल वाले हैं, सपोज प्रीपेड पोस्टपेड हमारा होता है, तो अगर किसी का पोस्टपेड नंबर ले रखा है किसी ने, है ना, और उसमें या केबल वाला नेटवर्किंग का देख लीजिए, केबल वाला क्या कहता है पर मंथ उसे पैसे देने हैं, ठीक है। अगर वो किसी कारण से कोई पैसे नहीं दे पाता और उस पर वो
पेनाल्टी लगाता है या लेट फीस के चार्जेस लगाता है। सपोज 1200 रुपए पर मंथ देने हैं उसे, 1200 की जगह अगर उसने पर मंथ नहीं दिया, नेक्स्ट मंथ दिया, तो उसने जो है 100 रुपए उसे पेनाल्टी लगा दी। अब पेमेंट तो उसे 100 रुपए के बाद हर महीने के बाद ही मिलेगा ना। तो अब जब टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई हम मानेंगे 1300 पे ही लगेगा, क्योंकि पेमेंट हो चुका है, पेमेंट होगा और आफ्टर पेमेंट और बढ़े हुए मूल्यों पर उसे जीएसटी देना होगा। समझ में आया? यहाँ पर हम पेमेंट ऑफ सप्लाई को हम क्या मानते हैं, जो हमारी भुगतान की तारीख होती है, जिस डेट में वो वैल्यू एडेड जो सप्लाई है वो प्राप्त करता है, उस कंडीशन में इसमें हम ये वाली डेट यानी पेमेंट की डेट मानेंगे ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या है, टाइम ऑफ, ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई हम कब मानेंगे, व्हेन चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। जब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के गवर्नमेंट जो है टैक्स के रेट को चेंज कर देती है। अब तो ये लड़ाई होती है कि मैं तो कम वाले रेट पे दूंगा, पहले कम होता है तो बाद वाला देना चाहती है, बाद वाला कम होता है तो पहले कम होता है तो पहले वाले में देना चाहती है, और बाद में कम होता है तो हर कोई बाद वाले में जो कम रेट ऑफ टैक्स होगा उसी पे ही वो देना चाहेगा। तो गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया कि चेंज रेट ऑफ टैक्स के चेंजिंग के समय हम कौन सा रूल एप्लीकेबल करेंगे। तो मेन इशू ये है कि कर की दर में परिवर्तन कब हुआ। समझ में आया कि कब मेन जो टैक्स की रेट जो है वो कब परिवर्तन हुआ। आपके पेमेंट करने से, यानी कि जो इनवॉइस है पहले जारी कर दी गई थी या बाद में जारी करी गई है, आपने बिल कब, इनवॉइस कब इशू किया, ये उस समय देखा जाता है कि बिल कब इशू हुआ, डेट ऑफ इनवॉइस कब हुई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब डेट ऑफ टैक्सेस में जब चेंज होते हैं, उस केस में हम ये देखेंगे कि कब हमारा रेट ऑफ टैक्सेस का जो वो है, हम देखते हैं कि इनवॉइस कब जारी हुई और पेमेंट कब हुआ। ये दो चीजें हम इसमें देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ अ बिल और पेमेंट ऑफ अ बिल, इसमें से जो चीज पहले होगी वो चीज हम उसको मान करके चलते हैं और वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मान लीजिए किसी ने जो रेट ऑफ टैक्स पहले 18% था गवर्नमेंट ने, और उसने इनवॉइस इशू कर दी थी, इनवॉइस कितने के 18% से कर दी थी। ठीक है, पेमेंट हुआ, पेमेंट उसका बाद में हुआ, तो अब पेमेंट की करते समय वो 17% हो गया, तो डेट कौन सी मानी जाएगी, डेट कौन सी मानी जाएगी। अब वो 18% से कर देगा या 17% से देगा, 18% से। ठीक है, क्योंकि वहां पर पहले ही बिल इशू हो चुका था, 17 को ही खत्म हुआ हो चुका, 18% में ही बिल पहले ही, यानी कि यहाँ पर ये मार्च में उसने 17 मार्च को 18% से उसने बिल बनाया है ना। अब जब उसको पेमेंट मिला तब 17% था, यानी अप्रैल में मिला, डेट कौन सी हो जाएगी, यानी कि 17 मार्च ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल पहले ही इशू हो गया है, पेमेंट बाद में मिला। ठीक है, ऐसे ही उल्टा है, अगर हमारी बिल इशू करने से पहले, बिल इशू करने से पहले पेमेंट मिल गया है ना, अब यहाँ पर बाद में हुआ है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, पेमेंट वाली तारीख। अब यहाँ पे क्या होगा, कब से 17 पर 7% देना होगा। समझ में आ रहा है? यानी ये देखा जाता है कि यहाँ पर कि बिल कौन सी डेट में इशू किया है और पेमेंट उसे कब मिला है, इन दोनों में से whichever is earlier that will be considered as the time of supply। सारी कंडीशंस आपको पता चली। फॉरवर्ड चार्ज में हम क्या करते हैं, आरसीएम के समय हम क्या करते हैं, वाउचर के समय हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग कंडीशंस होती है। साथ ही साथ वाउचर के साथ अगर हमें पेनाल्टी देनी हो तब हम क्या करते हैं, और अगर रेट ऑफ टैक्सेस में चेंजेस हुए हो तब हम कौन से रूल्स एप्लीकेबल करते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, कोई ऐसी कंडीशन जो आपको नहीं समझ में आई हो, या आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी आज फिनिश हो गया।
थैंक यू।